आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के पैटर्न पर बेस्ड है, और हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए एक क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। द लॉयर आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट दैट द न्यू लेजिस्लेशन वायलेटेड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में एक चीज़ होती है प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है कोई रूल, कोई लॉ, कोई गाइडलाइन। ये एक नाउन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ माई प्रिंसिपल, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ योर प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे कभी समझौता मत करो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये हो गया प्रिंसिपल। और एक होता है प्रिंसिपल, PAL, ठीक, ये होता है एडजेक्टिव, मतलब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे मुख्य, मेन, प्राइमरी, चीफ, जैसे प्रिंसिपल रीज़न, मुख्य कारण, प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो किसी मुख्य चीज़ को बताता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? लॉयर ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया, तर्क दिया कि जो नया विधेयक है वो उल्लंघन कर रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के प्रिंसिपल इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल मतलब मेन इंटरेस्ट कहना चाह रहे हैं, जो उनके अल्पसंख्यक समुदाय के जो मेन इंटरेस्ट है उनका उल्लंघन करना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल नियम वाला नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल ये वाला, नियम वाला नहीं लगेगा, मुख्य सिद्धांत, मुख्य इंटरेस्ट का, ठीक है, प्राइमरी इंटरेस्ट का, चीफ इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट है नाउन और उसको मॉडिफाई कर रहा है ये प्रिंसिपल। तो यही गलती थी, और एरर कहाँ थी? थर्ड में। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक, अब प्रिंसिपल राइट्स, मुख्य राइट्स, अधिकार, मेन अधिकार, तो यहाँ नियम की बात नहीं हो रही है। राइट्स एक नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, तो कौन सा वाला प्रिंसिपल चाहिए? ये वाला, ठीक है। तो एरर कहाँ थी? थर्ड में। थैंक यू सो मच। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए एक क्वेश्चन पर एग्जैक्टली बेस्ड है। द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज एट्रीब्यूटेड नॉट ओनली टू पुअर एग्जीक्यूशन बट ऑल्सो टू द फ्लॉड एजम्पशंस दैट अंडरलाइड द ओरिजिनल प्रपोजल। जो प्रोजेक्ट का फेलियर था उसकी वजह केवल उसका पुअर एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन नहीं थी, बल्कि उसका एक अजम्पशन था, ये मानना था, गलत मानना, फ्लॉड मतलब गलत मानना था, जो उस ओरिजिनल प्रपोजल का आधार था, ठीक है। अब देखिए, ये जो अंडरलाई वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फाउंडेशन होना, किसी चीज़ का बेसिस होना, किसी चीज़ का आधार होना, ठीक है। जैसे आइए सेंटेंस से समझते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरले देयर फ्रेंडशिप, जो आपसी विश्वास है वो उनकी दोस्ती का आधार था, ठीक है। तो इस जो वर्ब की सही फॉर्म्स होती हैं, अंडरलाई प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म अंडरले, और थर्ड फॉर्म अंडरलेन। अब यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरले देयर फ्रेंडशिप मतलब आधार थी, है सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। अंडरलाइड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, और यहाँ क्या लिखा है? अंडरलाइड। तो ये देखिए, द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज, यानी कि बात, सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? पास्ट की, इसलिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है? सेकेंड, मतलब पास्ट। तो अंडरलाइड नहीं लगनी है, कौन सी लगनी है? अंडरले। यही इस क्वेश्चन की एरर थी, फ्लॉड अजम्पशंस दैट अंडरले द ओरिजिनल प्रपोजल। तो एरर कहाँ थी? फोर्थ में। यही क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली एसएससी सीजीएल 2025 में टाइप में पूछा गया है। इट वॉज द मिस अलाइनमेंट बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डेटा दैट कास्ट डाउट नॉट ओनली ऑन द कैलकुलेशंस बट ऑल्सो ऑन द एजम्पशंस दैट अंडरलाइड द फंडिंग स्ट्रेटजी। अब वही बात कि इट वॉज, यानी कि बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ भी जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो सही फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? अंडर ले, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अंडर लाई की। तो एरर कहाँ थी? फोर्थ में। थैंक यू सो मच।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पी वाई क्यू बार बार लगाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सामने से कई बार गुजर चुका है, आप देखते ही उसके आंसर पे टिक कर देते हैं। लगाइए क्वेश्चन जो उससे मिलता जुलता हो पी वाई क्यू से और एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर बेस्ड हो, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ। लिटिल डिड द इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड एनी एविडेंस ऑफ फ्रॉड ड्यूरिंग द इनिशियल ऑडिट ऑफ द कंपनी। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि अगर किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अब ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट गो टू स्कूल होगा, वेंट टू नहीं होगा। ठीक है। लिटिल डिड द इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड एनी एविडेंस ऑफ फ्रॉड। अब लिटिल डिड का मतलब क्या होता है? हार्डली, स्केर्सली, जैसे बेयरली, मतलब बड़ी मुश्किल से ही। तो लिटिल डिड द इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड, अब यहाँ इन्वर्जन लग रहा है, बिल्कुल सही, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया डिड, तो वर्ब इसके बाद वाली कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लिटिल डिड द इन्वेस्टिगेटर्स फाइंड एनी एविडेंस ऑफ फ्रॉड, ये सही है। एरर कहाँ थी? ए में। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। लिटिल डिड द कमेटी न्यू अबाउट द हिडन लाइबिलिटीज व्हेन इट अप्रूव्ड द मर्जर लास्ट क्वार्टर। अब लिटिल डिड आया तो इन्वर्जन आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई, लेकिन डिड के आने से क्या हुआ कि उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? फर्स्ट फॉर्म। न्यू नहीं होगा, नो होगा। लिटिल डिड द कमेटी नो अबाउट द हिडन लाइबिलिटीज, तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच। आइए एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई बोथ पार्टीज डिड द निगोशिएशंस फाइनली एंड। दोनों पार्टियों द्वारा फाइनल एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ही निगोशिएशंस फाइनली ख़त्म हुए। अब देखिए, हमने ऑलरेडी एक बार आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से होती है तो उस केस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। तो यहाँ पे देखिए, नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय बोथ पार्टीज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है उसके पहले आ रही है। लेकिन फिर ध्यान दीजिए क्या बोला है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से हो रही है तो उसी केस में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? इट वॉज से। अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट अंटिल से हुई होती तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर इट वॉज से शुरुआत हो रही है। तो इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय बोथ पार्टीज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। द निगोशिएशंस फाइनली एंड, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में क्या आएगा? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट। अब चूंकि डिड हट गया तो इसलिए यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, क्या आएगा? एंडेड। इट वॉज नॉट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई बोथ पार्टीज दैट द निगोशिएशंस फाइनली एंडेड, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? थर्ड में। अब सेम एग्जैक्ट पैटर्न पर एसएससी सीजीएल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था टीयर 1 में। इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इश्यू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। अब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इट वॉज से, इसलिए इन्वर्जन नहीं लगेगा, इसलिए इस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में डिड की जगह क्या आएगा? दैट। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए द मिनिस्ट्री इश्यू नहीं होगा, इश्यूड होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि हमने डिड हटा दिया। तो एरर कहाँ थी? थर्ड में। थैंक यू सो मच। देखिए, सिंपल PYQ सॉल्व कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आप कई चैनल्स पे कई टीचर्स द्वारा सॉल्व कराते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं। दैट सेवरल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव कंटिन्यूड टू एक्सप्लॉइट रेगुलेटरी लूपहोल्स डिस्पाइट रिपीटेड जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस डज नॉट ओनली एक्सपोज डिफिशियंसीज इन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स बट ऑल्सो रेजेस फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी।
अब इंग्लिश ग्रामर में जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, जो ऐसे कंजंक्शन जो आपस में कोरिलेट करते हैं, उसमें से एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जबकि यहाँ क्या दिया है, डज नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो कि गलत है। तो सही कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें एरर कहाँ थी, 2 में ये डज आपको हटाना है। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन एक एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 सितंबर 2025 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। That certain state governments have invoked archaic laws to suppress dissent does not only reflect legal opportunism but also undermines the constitutional ethos that such provisions were meant to uphold। अब इसमें देखिए does not only reflect, ये गलत है क्योंकि सही correlative conjunction क्या होता है, not only but also। ठीक, पैरेललिज्म भी मेंटेन है, सब कुछ सही है, तो यहाँ से does हटा दीजिए। तो इसमें एरर कहाँ थी, सेकेंड में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एग्जैक्ट PYQ लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी नज़र से कई बार गुजरा है, कई टीचर्स ने सॉल्व किया है। तो आइए एक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए एक क्वेश्चन की मदद से। Not only does the investigation expose financial irregularities, but also it uncovers the larger pattern of regulatory negligence which according to auditors have escaped official scrutiny for decades। अब इसमें हमने देखा कि not only but also हमारा correlative conjunction लगा है। Does the investigation expose, it uncovers, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा जो पैरेललिज्म है वो सही बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आए हम ऑफ रेगुलेटरी नेग्लिजेंस विच अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स है। अब ये जो विच प्रोनाउन है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है अनकवर्स द लार्जर पैटर्न, इस नाउन फ्रेज के लिए। और इसकी इस नाउन फ्रेज के लिए जो विच आ रहा है, इसका जो हेड नाउन है, मेन नाउन, वो कौन सा है, पैटर्न। यानी ये विच किसके लिए आ रहा है, इस पैटर्न के लिए, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। जब ये पैटर्न सिंगुलर है तो इसका जो रिलेटिव वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स हैव एस्केप्ड, ये भी तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ भी हैव की जगह क्या होगा, हैज़। ऑफ रेगुलेटरी नेग्लिजेंस विच अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स हैव एस्केप्ड। अब ये हैव किसके लिए आ रहा था, इस पैटर्न के लिए जिसको ये विच बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ भी हैज़ होगा। तो एरर कहाँ थी इसमें, 4 में। आइए इस एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था टीयर 1 में, उसको सॉल्व करते हैं। नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल गैप्स बट ऑल्सो इट ओवरलुक्स द मोर प्रेसिंग इश्यू of community exclusion which according to activists have been systematically ignored for years। अब not only but also सही है, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही है, पैरेललिज्म मेंटेन हो रहा है। ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आ रहा है, ऑफ मोर प्रेसिंग इश्यू, किसके लिए आ रहा है, मोर प्रेसिंग इश्यू के लिए, जिसका हेड नाउन क्या है, इश्यू, जो कि कैसा है, सिंगुलर। जब इश्यू सिंगुलर है तो इसके साथ का जो रिलेटिव वर्ब जिसके लिए हैव ये आ रहा है, ये भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। तो एरर कहाँ थी, 4 में। थैंक यू सो मच। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नॉट अंटिल द कमेटी रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन डैश अनाउंस्ड टू द पब्लिक। अब इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड जैसे नॉट, अंटिल, जैसे सेल्डम, रेयरली, नेवर, लिटिल, हार्डली, ये सब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज, नैप। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज से हो रही है तो उस केस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। ठीक है, जैसे नॉट ओनली अंटिल द कमेटी रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन, अब वर द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट जो है सब्जेक्ट हो गया और ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। आना चाहिए द रिजल्ट्स वर, लेकिन चूंकि नॉट अंटिल एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज शुरू में दिया हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी।
वर द रिजल्ट्स अनाउंस टू द पब्लिक, ये सही है। तो आंसर क्या है? बी। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड डैश एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। अब नॉट अंटिल एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस के शुरू में आ गया तो यहाँ पर इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी। तो नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जर्नल, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो सही आंसर क्या है? बी। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड है। Though the university faced several financial constraints, the vice chancellor dash vision had transformed the institution over the previous decade, announced another ambitious initiative. अब ये विजन किसका है? वाइस चांसलर का। तो हमें ये बताना है कि ये विजन किसका है? वाइस चांसलर का। तो यहाँ पर बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी का स्वामित्व है, वाइस चांसलर का विज़न है, उसके लिए सही रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? हुज। जैसे हम कहते हैं हुज बुक, हुज कार, हुज आइडिया, हुज अथॉरिटी, हुज हाउस। ये बता, हुज हाउस अगर हम लिख रहे हैं मतलब ये क्या कि उसका घर, उसका स्वामित्व बता रहे हैं। तो सही रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या होगा? हुज। हुज विजन, किसका विजन? वाइस चांसलर का विजन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बी। आइए एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। दो द बोर्ड रिमेन डिवाइडेड ऑन प्रोसीजरल इश्यूज द चेयरपर्सन कॉमा डैश अथॉरिटी वॉज रेयरली कंटेस्टेड पुश्ड द रेजोल्यूशन थ्रू। अब किसकी अथॉरिटी? चेयरपर्सन की। ये हम स्वामित्व बता रहे हैं कि चेयरपर्सन की अथॉरिटी, तो उसके लिए सही रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हुज। चेयरपर्सन हुज अथॉरिटी, चेयरपर्सन जिसकी अथॉरिटी। तो सही आंसर क्या है? ए। थैंक यू सो मच। आइए इस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड है उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। द यूनिवर्सिटी रिफ्यूज्ड टू पब्लिश द रिजल्ट्स अंटिल एवरी आंसर शीट वुड बी इवेल्युएटेड by the designated examiners under the revised guidelines। अब इंग्लिश ग्रामर में देखिए ये है मेन क्लॉज, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया। और यहाँ एवरी आंसर शीट, जब तक कि सारी आंसर शीट जो है वो उनका मूल्यांकन ना हो जाए एग्जामिनर्स द्वारा। ये है मेन क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला ये जो कंजंक्शन है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इंग्लिश का रूल ये कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी ये कोई टाइम क्लॉज लिए हो, यानी कि टाइम क्लॉज मतलब इसमें कोई टाइम की बात हो रही हो, जैसे व्हेन, बिफोर, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, वंस, उस केस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें विल या वुड का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसी टेंस का प्रयोग होगा जो मेन क्लॉज का टेंस होगा। इस मेन क्लॉज में टेंस कौन सा है? द यूनिवर्सिटी रिफ्यूज्ड, यानी कि ये कैसा टेंस है? पास्ट। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भी पास्ट होगा। अंटिल एवरी आंसर शीट वॉज इवेल्युएटेड, यहाँ वुड बी की जगह वॉज होगा। तो एरर कहाँ थी? टू पोर्शन में। आइए एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड। ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनको जोड़ने वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये टाइम क्लॉज लिए है, इसलिए इसके बाद हम विल या वुड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उसी टेंस का प्रयोग करेंगे जो मेन क्लॉज में यूज हो रहा है, यानी यहाँ भी पास्ट का प्रयोग होगा। अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंप्लीटेड। तो एरर कहाँ थी? टू में। थैंक यू सो मच। आइए इस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चन के एग्जैक्ट पैटर्न पर बेस्ड है। द एथलीट रिफ्यूज्ड टू डैश द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैड लीक्ड द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उस एथलीट ने, खिलाड़ी ने उस व्यक्ति की आइडेंटिटी, पहचान बनाने से मना कर दिया
जिसने वो गोपनीय रिपोर्ट लीक करी थी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट फ्रेजल वर्ब बताना। आइए एक एक को देखते हैं। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना, क्विट करना, कोई चीज़ ट्राई करने से बंद कर देना, स्टॉप ट्राइंग। गिव ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई कंट्रोल हैंड ओवर कर देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी किसी को हैंड ओवर कर देना। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हम बोलते हैं गिव आउट द पैम्फलेट्स, पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो गिव आउट का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीपल पीपल में। उसके बाद है गिव अवे। गिव अवे का मतलब है कि किसी रिपोर्ट को, किसी चीज़ को रिवील करना, मतलब किसी रहस्य को, किसी सीक्रेट को उजागर करना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द एथलीट रिफ्यूज्ड टू गिव अवे, खिलाड़ी ने मना कर दिया उस व्यक्ति की पहचान को उजागर करने से। तो सही आंसर क्या है, गिव अवे, ए। ठीक, आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। द जर्नलिस्ट रिफ्यूज्ड टू, पत्रकार ने मना कर दिया, डैश हर सोर्सेज, अपने सोर्सेज को बताने के लिए, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि भी कि उसको लगातार लीगल धमकियां मिल रही थी। तो जर्नलिस्ट ने क्या रिफ्यूज़ किया, रहस्य उजागर करने से अपने सोर्सेज का। तो सही आंसर क्या होगा, गिव अवे, सी करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच। आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एसएससी 2025 सीजीएल में पूछा गया था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को करते हैं। द मिनिस्टर्स लेटेस्ट स्टेटमेंट वाज नॉट ओनली कंट्रोवर्शियल बट आल्सो डायमेट्रिकली टू द गवर्नमेंट्स अर्लियर पोजीशन ऑन द इश्यू। मिनिस्टर का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट था वो न केवल विवादास्पद था बल्कि गवर्नमेंट की अर्लियर जो पोजीशन थी इश्यू पे उसके पूरी तरीके से। अब डायमेट्रिकली के साथ क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है, आइए एक एक को देखते हैं। एवर्स मतलब होता है किसी चीज़ के अनिच्छुक होना, किसी चीज़ को नापसंद करना, जैसे ही इज़ एवर्स टू टेकिंग रिस्क, वो जोखिम लेने के को नापसंद करता है, उसको पसंद नहीं है जोखिम लेना। अपोज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में होना कोई चीज़, जैसे आई एम अपोज्ड टू स्मोकिंग, मैं धूम्रपान के विरोध में हूँ। अपोजिंग मतलब होता है परस्पर विरोधी, जैसे कोर्ट के अंदर अपोजिंग पार्टीज। और एक होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है कि बिल्कुल डिफरेंट होना, किसी चीज़ से एकदम अलग होना। तो जो डायमेट्रिकली है जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से, इस डायमेट्रिकली के साथ जो सही कोलोकेशन है वो क्या है, अपोजिट है। कोलोकेशन समझते हैं ना, जो चीज़ कोलोकेट करती हैं, साथ में करती हैं। जैसे हम स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोलते हैं, हैवी रेन, ये सही कोलोकेशन है। इसी तरीके से लार्ज मिस्टेक नहीं होता है, बिग मिस्टेक होता है। ठीक है, इसी तरीके से डू एन एफर्ट नहीं होता है, मेक एन एफर्ट होता है। ये सारे क्या है, सही कोलोकेशन है। तो डायमेट्रिकली के साथ सही लोकेशन क्या है, अपोजिट। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था। साइंटिस्ट की जो हाइपोथेसिस थी वो ना कि केवल रेडिकल थी बल्कि पूरी तरीके से डैश थी फाउंडेशनल एजम्पशन ऑफ हर डिसिप्लिन। तो डायमेट्रिकली के साथ सही कोलोकेशन क्या है, ऑपोजिट। तो आंसर क्या है, सी। थैंक यू सो मच। आइए एक और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए क्वेश्चन के एग्जैक्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें 2 आंसर ग्रामेटिकली सही है। डैश हैविंग कंसीडर्ड ऑल द ऑब्जेक्शंस कॉमा द कोर्ट अपहेल्ड द ओरिजिनल डिसीजन। सारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने जो अपना ओरिजिनल डिसीजन था, निर्णय था, उसको बरकरार रखा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं हैविंग। अब यहाँ हैविंग कंसीडर्ड, ये तो सही नहीं है बिल्कुल। ऑन हैविंग कंसीडर्ड, ये भी ग्रामेटिकली गलत है। उसके बाद है अपॉन हैविंग कंसीडर्ड। अपॉन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी काम के तुरंत बाद कोई दूसरा काम हो, यानी एक काम कंप्लीट हुआ उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम होता है तो हम कहते हैं अपॉन हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब सारे ऑब्जेक्शन कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने जो अपना ओरिजिनल निर्णय था उसको बरकरार रखा, यानी एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मीनिंग अलग हो जाता है। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब बावजूद। ठीक, अगर हम यहाँ पर रख के देखें, डिस्पाइट हैविंग कंसीडर्ड ऑल द ऑब्जेक्शंस,
सारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बावजूद भी कोर्ट ने अपना ओरिजिनल निर्णय बरकरार रखा, यानी कि यहाँ डिस्पाइट भी आ रहा है, मीनिंग गलत हो जा रहा है। मीनिंग पहले वाले में क्या था कि सारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद दूसरा एक्शन लिया गया, और डिस्पाइट का मतलब क्या हो रहा है कि सारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बावजूद भी दूसरा निर्णय लिया गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अपॉन भी ठीक है और डिस्पाइट भी ठीक है ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामर वाइज। लेकिन अगर आप नेचुरली सेंटेंस को देखें तो सही कौन सा है? अपॉन। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मुझे एक चूज करना है तो अपॉन सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था। हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी टीम रिक्वेस्टेड एडिशनल फंडिंग। फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करने के बाद टीम ने एडिशनल फंडिंग की रिक्वेस्ट करी। अब हैविंग गलत है, ऑन हैविंग भी गलत है, कोई ग्रामर नहीं बनती। अपॉन हैविंग मतलब फिजिबिलिटी स्टडी खत्म करने के बाद टीम ने रिक्वेस्ट करी एडिशनल फंडिंग, एक तो ये आंसर हो गया। और डिस्पाइट का मतलब क्या हुआ कि फिजिबिलिटी स्टडी खत्म करने के बावजूद टीम ने एडिशनल फंडिंग रिक्वेस्ट करी, यानी कि यहाँ पर भी अपॉन भी आ रहा है और डिस्पाइट भी आ रहा है। यानी इसके हिसाब से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो आंसर बनते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरली आंसर देखें तो सी से। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए पैटर्न पर बेस्ड है। द कमेटी सबमिटेड सेवरल रिकमेंडेशंस कॉमा मैनी ऑफ डैश वर एक्सेप्टेड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अब इंग्लिश ग्रामर में जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि जो क्लॉज है वो दो तरह का है, एक है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और एक है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दो कंडीशन है, नंबर एक इसके अंदर कॉमा आता है और नंबर दो इसके अंदर हम कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होते हैं जिनमें कॉमा का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें देखिए आप कॉमा का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब पहली बात तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और दूसरी कंडीशन इसके अंदर कभी भी दैट नहीं आता तो दैट हट गया। और यहाँ पर दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देम एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये भी हट गया। तो बचा क्या? विच और हुम। अब हमें मालूम है कि हुम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पीपल के लिए, लोगों के लिए। और यहाँ पर क्या है? द कमेटी सबमिटेड सेवरल रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंडेशन की बात हो रही है, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिफर कर रहा है? रिकमेंडेशंस को, जो कि पीपल नहीं है। तो क्या बचा इसमें से? क्या होगा? विच। तो सही आंसर क्या है? सी। एक और तरीका है, एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच होगा या हुम होगा। ये दूसरा तरीका है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो या तो विच होगा या हुम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैनी ऑफ विच, ऑल ऑफ हुम, ठीक। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि हुम का प्रयोग होता है पीपल के लिए और यहाँ रिकमेंडेशन है, तो बचा क्या? विच। तो यहाँ विच ही होगा, ठीक है। ये देखिए प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, वही रूल है। तो दोनों में से जिससे भी आप सॉल्व कर सकें। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट वॉज लेडन विद केवियट्स, नन ऑफ द डैश वर एक्सप्लेन्ड। केवियट्स मतलब कंडीशन। अब नन ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, क्या हो सकता है? या तो विच या हुम, और हुम हो नहीं सकता क्योंकि हुम पीपल के लिए आता है, यहाँ बात हो रही है केवियट्स की। तो बचा क्या? विच। तो आंसर सही क्या है यहाँ पे? विच। थैंक यू सो मच। आइए इस एक बहुत ही इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जैक्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इट इज़ द कंसर्न ऑफ हाउ द इकोनॉमिक स्लोडाउन माइट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट दैट सीम टू हैव प्रॉम्प्टेड मैनी फर्म्स टू रिवाइज देयर हायरिंग प्लान्स फॉर द कमिंग ईयर। अब इट इज़ द कंसर्न ऑफ हाउ द इकोनॉमिक स्लोडाउन माइट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो इट इज़ द कंसर्न, ये आपका मेन हेड नाउन है, यही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इट इज़ द कंसर्न, तो जो दैट के बाद जो मेन वर्ब आ रही है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर।
तो सीम नहीं होगा, सीम्स होगा। दैट सीम्स टू हैव प्रॉम्प्टेड। तो एरर कहाँ थी? 2 में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इजी चैप्टर है, समझते हैं ना आप। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, इट इज़ द डिले दैट कॉजेज कंसर्न। इट इज़ द डिले, एक डिले, सिंगुलर की बात हो रही है, तो दैट के बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है? सिंगुलर। अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करें, इट इज़ द डिलेज, बहुत सारी डिलेज, यानी ये प्लूरल है, तो दैट के बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है? प्लूरल। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस ठीक है। आइए एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंड्स टू प्रोसीड दैट सीम टू हैव क्रिएटेड द मोस्ट अनरेस्ट अमंग दोज वेटिंग फॉर रेगुलेटरी क्लियरेंस। सो इट इज़ द अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो जो दैट के बाद आने वाला वर्ब है वो भी कैसा होगा? सिंगुलर। सीम नहीं होगा, सीम्स होगा। तो एरर कहाँ थी? सेकंड में। थैंक यू सो मच।